ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर, पूजनीय बड़मा, पूजनीय बड़दा, पूजनीय आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज आप सब लोगों के बीच में बड़े बड़े यहाँ पर भक्त लोग बैठे हैं। और मैं आयुर्वेद के बारे में बोलने आया था और मुझे लग रहा है कि जो ठाकुर जी ने जो भी कुछ लिखा है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा उनके बारे में, वो सब आयुर्वेद के बारे में ही उन्होंने लिखा है। जो कुछ भी अभी तक मैं सुन रहा हूँ उनके विचार श्री श्री ठाकुर के, तो आयुर्वेद को आज हम समझते नहीं हैं लोग। आज लोग समझते हैं आयुर्वेद मतलब कोई जड़ी बूटी, कोई घरेलू नुस्खा, पर ये आयुर्वेद शब्द को ही अगर आप थोड़ा एनालाइज करके देखेंगे तो आयु का वेद है। ये वेद का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, और आयु शब्द का परिभाषा हमारे चरक संहिता में बहुत अच्छा दिया है। वहाँ लिखा है शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। आयु क्या होता है हमारा? आयु का मतलब एज नहीं है यहाँ पर। आयु का अर्थ है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का जो संयोग है, तो उसका जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है। इसको और सिंप्लीफाई करके समझें तो हर व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं सबके पास शरीर है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शरीर नहीं है? सबके पास इंद्रियां भी हैं, सबके पास मन भी है और सबके पास आत्मा भी है। तो ये जो पूरा हमारा ये सिस्टम है, इसी का ज्ञान है आयुर्वेद, और इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम रोज़ चलाते हैं सुबह से शाम तक। अभी बड़ी अच्छी बातें मैंने सुनी। एक देखें तो एक निष्कर्ष निकल के ये आया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो है वो मन का है। मन को अगर हम कंट्रोल करें, मन को यदि हम नियंत्रित कर लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी लंबी आयु हो सकती है। और आयुर्वेद में भी इसका जो है बहुत अच्छा वर्णन है। स्वस्थ की परिभाषा, हेल्थ की परिभाषा एक बड़े अच्छे बच्चे ने भी दी। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। लेकिन ये जो शब्द है हेल्थ, हेल्थ शब्द जब हम करते हैं, अगर हम स्वस्थ को हेल्थ ट्रांसलेट कर देते हैं, सो वी लूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वस्थ। इसलिए हमें थोड़ा अपना मूल भाषा में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि स्वस्थ का मतलब क्या है। स्वस्थ शब्द बहुत अच्छा शब्द है। इसको अगर हम 2 भाग में ब्रेकअप करें तो स्व प्लस स्थ। स्व का मतलब स्वयं, स्थ मीन्स स्थापित होना। जो स्वयं में स्थापित हो जाए वही स्वस्थ है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। हमें हर चीज़ को आयुर्वेद में हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि जो आम लोग हैं उनको प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। अब ये कह देना बहुत इजी है कि मन पर नियंत्रण करना है, लेकिन होता तो नहीं है। 2 मिनट में फ़ोन निकाल के टिकटॉक देखना, फिर कोई व्हाट्सएप देखना, ये होता नहीं है। रात को भी सोने जा रहे हैं, फ़ोन में घंटी बजी, टों तुरंत एकदम देखते हैं। तो हमारा तो नियंत्रण नहीं है। तो ये आयुर्वेद हमें बताता है कि मन पर नियंत्रण कैसे हो। भोजन की बहुत अच्छी बात की, भोजन बहुत आवश्यक है उसके लिए। अभी सरदार जी ने भी निरामिष भोजन का जो बताया, तो एक हमारे यहाँ पर बड़ी अच्छी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। लेकिन यहाँ पर खाना या भोजन क्या है? भोजन केवल वो नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं। आयुर्वेद में लिखा है आहार। द वर्ड इज आहार। आहारियति इति आहार। एनीथिंग दैट गोज इन इज योर फूड। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। केवल आपने निरामिष भोजन कर लिया, सात्विक भोजन कर लिया, और फिर आपने अखबार पढ़ा और अखबार में सब नेगेटिव न्यूज़ पढ़ा। और सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं लोग सब, एवरी मॉर्निंग। उसमें क्या है, इधर रेप हो गया है, इधर मर्डर हो गया है, इधर फलाना हो गया है, वो खा लिया हमने। सुबह सुबह नेगेटिव खाना खाया तो आपका निरामिष भोजन, आपका सात्विक भोजन गया।
पूरा दिन वही विचार चलेगा, फिर उसके बाद टेलीविज़न खोला, उसमें नेगेटिव चीज़ दिख रहा है। कोई चीज़, अच्छी चीज़ को कोई, अभी ये सत्संग हो रहा है, ये कहीं न्यूज़ में कोई दिखाएगा नहीं। अच्छा भोजन कोई नहीं देता है। बाहर बाजार में जाएंगे तो क्या मिलेगा? जंक फूड। जंक फूड का मतलब क्या है? जंक यानी कि कूड़ा। तो कूड़ा ही खा रहे हैं लोग आजकल। इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। उसका बड़ा एक सिंपल आपको साधन भी मैं बताने वाला हूं कि मन पर नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए। तो जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, ये सब भोजन है। इट्स इज डायरेक्टली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको मालूम होगा, हमारे मन में 3 टाइप के जो है एक गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व गुण होना ही जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ के लिए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मन के बारे में अभी आऊँगा। पहले मैं स्वस्थ की परिभाषा आपको मैं कर रहा था कि जो स्वयं में स्थापित होकर रहे वो स्वस्थ है। लेकिन ये स्वयं क्या है? ये शरीर है या मन है या आत्मा? मैं हूँ कौन? कहाँ स्थापित हूँ मैं? अब कुछ लोग तो अंदर ही स्थापित नहीं है, आजकल बाहर ही रहते हैं, फेसबुक पर रहते हैं या कंप्यूटर में रहते हैं। कुछ लोग टेलीविज़न के अंदर ही रहते हैं सुबह शाम तक। बच्चों को भी देखो, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं जब तक उनको मोबाइल नहीं दिखाएंगे। 1 साल का बच्चा, तो वो कैसे स्थापित होंगे? कैसे हम उनमें संस्कार डालें? आयुर्वेद में इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से आपको जो है गर्भ संस्कार आपको करना है, किस प्रकार से प्रेगनेंसी में जो महिला है उसको क्या देखना है, उसको क्या सोचना है। वो संस्कार वहाँ से शुरू हो रहा है। जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि संस्कार अब पक चुके हैं। तो हर लेवल पर हमें आयुर्वेद चाहिए। और मैं तो अभी आपकी जो बातें सुनी मैंने अभी तक, मुझे काफ़ी अच्छा एक जोश आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो ठाकुर जी ने जो ये सत्संग शुरू किया, जो ये अभियान शुरू किया, मैं दिल से इसके साथ जुड़ना चाहूँगा। पूरी हमारी जो जीवा की संस्थान है, मैं जहाँ जहाँ भी आप मेरे को बुलाएंगे मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल मेरा भी यही एक उद्देश्य है। मैंने शादी वादी भी नहीं किया है, मैंने पूरा जीवन इसी को दिया। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि घर घर में आयुर्वेद। और आयुर्वेद क्या है? वो केवल वही है जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, वही आयुर्वेद है। क्योंकि वो शरीर के बारे में उन्होंने बोला, मन के बारे में बोला, आत्मा के बारे में बोला। और सबसे उत्तम चीज़ जो मैंने सुनी वो लव के बारे में बोला, प्रेम के बारे में बोला। प्रेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लव जो है वो हम समझते नहीं आजकल। आजकल लव का मतलब हो गया आई लव यू, आई लव यू करके मैसेज करते रहते हैं। वो लव नहीं है। लव जो है वो प्रीति है। प्रीति, जैसे ठाकुर जी से हम प्रीति करते हैं, श्री श्री बड़मा, आचार्य देव, इनसे प्रीति। प्रीति क्या है? हमें स्वार्थ नहीं है उसमें, निस्वार्थ है। तो यही स्वस्थ है। जो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा उसको ये सब ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा। जैसे कि एक कार होती है, कार को आप कैसे चलाएंगे? कार को चलाने के लिए आपको ड्राइवर की सीट पर बैठना पड़ेगा। यही मतलब है। आप एरोप्लेन, आपने अगर देखा, कुछ लोगों ने फ्लाइट में गए होंगे, कितना बड़ा एरोप्लेन होता है, वो पायलट कहाँ बैठता है? आगे छोटी सी सीट पर बैठता है, वहीं बैठ करके पूरा कंट्रोल करता है। इसी का, ये स्वस्थ का यही मतलब होता है। जब आप अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगे तो मन को भी कंट्रोल कर लेंगे, इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेंगे, शरीर को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो ये शुरू आत्मा से ही होता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और उसी में मुझे स्थापित होना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ? प्रॉब्लम क्या है? हम लोग, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कार की पिछली सीट पर बैठ करके गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम स्वयं में स्थापित नहीं हैं, मोस्टली ब्रेन में स्थापित हैं, मन में स्थापित हैं। कुछ लोग शरीर में ही रहते हैं, सुबह से शाम तक शरीर को संवारते रहेंगे, उसको सजाते रहेंगे। तो ये ऐसा ही हुआ कि आप कार की पिछली सीट पर बैठ करके गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हर आदमी को स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? क्यों हम अपनी सीट पर ही नहीं बैठे। और कुछ लोग तो गाड़ी में ही नहीं है, वो पीछे बाहर ही हैं, बाहर से धकेल रहे हैं। कुछ लोग तो गाड़ी के अंदर है ही नहीं, ना शरीर में है ना मन में है, वो तो बाहर ही हैं। देखो वो खुश हो रहे हैं थोड़े, क्योंकि टिकटॉक पर ही रहते हैं ज़्यादातर लोग।
तो जो बाहर रहते हैं वो बाहर से ही धक्का लगा रहे हैं उसको। अभी किसी से पूछें कि कैसा चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं ऐसे ही धकेल रहे हैं, क्योंकि धकेल ही रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं। तो इसलिए आयुर्वेद जो है वो बहुत सुंदर वर्णन हमारे शास्त्रों का है। ये केवल एक मेडिकल साइंस नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हमारे जितने भी जो है गुरु हुए, जितने भी जो है महापुरुष हुए, उन्होंने इसकी आयुर्वेद की बात की है। आप लोग सब सत्संग से जुड़े हैं, श्री श्री ठाकुर जी से जुड़े हैं, अध्यात्म की हम बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी और आयुर्वेद अलग नहीं है, एक ही है। आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, आयुर्वेद का पहला चैप्टर जो है वो बताता है कि ये पूरा सिस्टम क्या है, 25 तत्वों से बना है ये। अभी तो शायद आपने, अभी ज़्यादातर हम लोग माइंड बॉडी सोल ही करते हैं बस। इसमें 25 तत्व हैं। पंच महाभूत से शरीर बना है, उसके आगे पंच तन्मात्राएं हैं जो छोटे छोटे उसके बीज रूप हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, उनको भी समझना है। हर रोज़ हमें ज्ञानेंद्रियों को साफ करना पड़ेगा। केवल चेहरे को साफ नहीं करना है, केवल बालों को साफ नहीं करना है, आँख भी साफ करनी है, नाक भी साफ करनी है, कान भी साफ करना है, जीभ भी साफ करनी है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियां ही हमें बाहर के विषयों से हमारा संपर्क बनाती हैं। अगर मेरी इंद्रियां दूषित हैं तो वो दूषित अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगी। एक लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये आपने सुना होगा। तो अगर मेरी इंद्रियां साफ नहीं है तो वो समोसे की तरफ जाएगी, वो फिर मांस मछली की तरफ जाएगी, वो जंक फूड की तरफ जाएगी। तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, यदि आपको इंद्रियों पर कंट्रोल करना है तो कल सुबह से जब सुबह उठते हैं, आँखों में पानी का छींटा मारो, नाक में थोड़ा पानी लो, उसको साफ़ करो, थोड़ा कान साफ़ करो, जीभ साफ़ करो, और त्वचा तो साफ़ करते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर आपको चेंज नज़र आएगा। यहाँ से शुरू होती है हमारी जो है मेन चीज़। पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, और करीब सप्ताह में 1 बार या 2 बार सारी इंद्रियों में तेल जरूर लगाइए। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, चाहे आईज़ हैं, नोज़ हैं या ईयर्स हैं, वो नर्व्स के साथ जुड़ी हैं। जो सिग्नल हमारा जाता है आँखों से, ऑप्टिक नर्व से जाता है, ऑडिटरी नर्व से जाता है, ऑल्फैक्टरी नर्व से जाता है, और ट्रांसमिशन होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन। हमारे न्यूरो के डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा ब्रेन के बारे में बताया, मन का कनेक्शन बताया। तो ये जो हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन जब बार बार होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण ड्राइनेस हो जाती है। कभी कभार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर ने बोला आपकी नस सूख गई है, अभी आपको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में कॉमन सेंस हम कहते हैं, अगर कोई चीज़ सूख जाती है तो क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं। तो हमारे यहाँ नेत्र बस्ती करते हैं, यहाँ पर घी डालते हैं, कर्ण पूर्ण करते हैं, कान में तेल डालते हैं, नस से करते हैं, नाक में तेल डालते हैं, मुंह में भी तेल सुबह 1 चम्मच डालो, उसको घुमाओ और बाहर थूको, और शरीर में तेल की मालिश करो। तो अगर हफ्ते में 1-2 बार करेंगे तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां स्वस्थ होगी। पंच कर्मेंद्रियां हैं हमारी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो भौतिक मैंने आपको बताई, इसके बाद जो चीज़ है उसको समझना है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको कहते हैं हम, इसको कभी कभार हम माइंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन माइंड एक बहुत छोटा सा शब्द है। मन, बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि है। अगर मन को नियंत्रण करना है तो बुद्धि को समझना पड़ेगा। जिस किसी व्यक्ति की बुद्धि जो है वो अगर काम कर रही है तो मन पर नियंत्रण होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें, ये डिज़ाइन ऐसा है कि मन जो है वो बॉस नहीं है, वो नौकर है। लेकिन अभी मन जो है बॉस बना हुआ है, और जैसा मन करता है वैसे ही हम करते हैं। मन कहेगा, अगर आपने अभी लंच किया है, खाना खा लिया, पेट यहाँ तक भर गया पूरा, गले तक भी भर लेते हैं कभी ज़्यादा स्वादिष्ट हो। कई बार लोग कहते हैं खाना खाने के बाद सांस ही नहीं आता उनको। लेकिन उसके बाद 5 मिनट बाद कोई रसगुल्ला लेके आएगा आपके पास, तो शरीर को तो नहीं चाहिए, जीभ भी संतुष्ट है, पेट भी भरा हुआ है, तो क्या होता है फिर, मन को चाहिए। तो मन बोलेगा खाइए, तो फिर क्या होगा, गैस बनेगी, फिर एसिडिटी होगी, फिर कब्ज होगी। यहीं से रोग शुरू होता है। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है,
द रूट कॉज ऑफ डिजीज इज प्रज्ञापराध। बहुत अच्छा शब्द है, इसको याद कर लीजिए, प्रज्ञापराध। प्रज्ञा बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि सभी के पास है? कोई है जिसके पास बुद्धि नहीं है? एनीबॉडी, हाथ खड़ा करो। सभी के पास है, चलो अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ चरक ऋषि ने लिखा है कि रोगों का मूल कारण, रोग क्यों पैदा होते हैं, ये खाना पीना या वात पित्त कफ हम कहते हैं, ये बाद की चीज़ें। उन्होंने सबसे मूल में लिखा है बुद्धि का दुरुपयोग। जब हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं या बुद्धि को मिसयूज़ करते हैं तो रोग आएगा। बहुत सारे लोग हैं, शायद यहाँ भी कुछ बैठे होंगे, क्या करते हैं, सुबह एक एंटासिड की टैबलेट खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है आजकल, एक गोली एंटासिड सुबह सुबह डॉक्टर ने लिख दिया है, 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं। ये प्रज्ञापराध है। आपने एंटासिड लिया फिर अंदर एसिड डाल दिया, यानी कि जैसे आप स्नान करके बाहर निकले और फिर मिट्टी डाल दी बॉडी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, स्क्रू ढीला है उसका, बुद्धि का प्रयोग नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। आपके पड़ोस में यदि कोई एक व्यक्ति रहते हैं और वो साइकिल से ऑफिस जाते हैं रोज़, आप ज़रा इमेजिन करिए, उनके पास एक साइकिल है, उससे वो ऑफिस जाते हैं। एक दिन उनका साइकिल पंचर हो जाता है और वो क्या करते हैं, रोज़ सुबह पंप से हवा भरते हैं साइकिल में और ऑफिस चले जाते हैं, और वो अपना पंप भी साथ ले जाते हैं। शाम को फिर हवा भरते हैं और वापस आ जाते हैं, और पिछले 10 साल से रोज़ कर रहे हैं ऐसा ही। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे आप, कुछ प्रॉब्लम है भाई, पंचर क्यों नहीं लगवा रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, एक गोली ब्लड प्रेशर की सुबह, एक शाम को। सुबह थोड़ा सांस नहीं आ रहा है तो थोड़ा पंप मार लो, शाम को फिर पंप मार लो। कभी बुद्धि से ये तो सोचो कि मेरे को ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, कुछ तो कारण होगा, कहीं ना कहीं मेरे कुछ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे कोई, अगर हम आयुर्वेद में जाएं तो वात पित्त कफ में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम है। आजकल तो लाइफस्टाइल डिजीज़ टॉप पर है, नंबर 1। अब आप एक कॉमन सेंस से सोचिए, अगर डिजीज़ का नाम ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रख दिया उन्होंने, यानी कि गलत लाइफस्टाइल से डिजीज़ हो रही है, तो उसमें गोली क्यों खा रहे हो? लाइफस्टाइल को ठीक करो ना, कारण तो लाइफस्टाइल है ना। और आज मैंने देखा है कितने लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, कुछ लोग डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लड प्रेशर को ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इवन ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर रहे हैं लाइफस्टाइल से। एक्सरसाइज का अभी जिक्र हुआ था पीछे कि एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए, पसीना रोज़ निकलना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आयुर्वेद में जो है ये बुद्धि वाला जो विषय है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य आप करें, कोई भी आपको अगर आपका मन करता है किसी चीज़ को, तो उसको नहीं सुनना है, उसके ऊपर बुद्धि बैठी हुई है, उसको पूछना है। क्योंकि बुद्धि का एक ही तो काम है इस शरीर में, डिस्क्रिमिनेशन, इज इट गुड और नॉट गुड, ये कौन बताएगा हमें? बुद्धि बताएगी। तो ईश्वर ने तो डिज़ाइन हमारा बना दिया है, अच्छा डिज़ाइन बनाया है कि इंद्रियों के ऊपर मन को बिठा दिया, उनका बॉस मन है। अगर कभी कभार जो है आपकी जीभ कुछ कहती है तो मन कहता नहीं, और मन के ऊपर बुद्धि को बिठाया। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ऐसा हमारे पास ऐसी ताकत बैठी हुई है। और उसके ऊपर किसको बिठाया है? उसके ऊपर मैं स्वयं बैठा हूँ, आत्मा। इसमें बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी आती है जिसको चित्त बोलते हैं। चित्त भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आजकल बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही हैं ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा। मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा। तो क्या होता है कि चित्त जो है वो एक तरह से हमारी हार्ड डिस्क है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। तो चित्त में सारा चीज़ रिकॉर्ड होता है, एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस। आपने कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस की, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। आपने रसगुल्ला खाया, बहुत टेस्टी है, अगर वो उसी टेस्ट के साथ, उसी इमोशन के साथ वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अगली बार फिर वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होके माइंड में जो है उसका एक फेंक देगा, माइंड कहेगा और रसगुल्ला चाहिए मेरे को। तो चित्त को कंट्रोल करने के लिए हमारे ठाकुर जी ने बताया मंत्र जप करना चाहिए। चित्त जो है ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, वो बुद्धि से भी ऊपर है। बुद्धि से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड है आपका,
चित्त जिसको बोलते हैं, या फिर चित्त के लिए योग बनाया है, योगश चित्त वृत्ति निरोध, बड़ी प्रैक्टिकल साइंस है। लेकिन योग को लोग अब क्या समझते हैं? जिम्नास्टिक। योग जिम्नास्टिक बन गया अब। और अब तो जिम्नास्टिक भी नहीं, अब काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैं योगा करता हूँ रोज़। तो मैंने कहा क्या करते हो? कहते हैं मैं कपालभाति करता हूँ। तो वो तो प्राणायाम है, योग नहीं है। योग अष्टांग योग आपको समझना है, 8। और योग आसन प्राणायाम करने से पहले यम नियम, वही ठाकुर जी ने बताया, पहले यम नियम तो पालन करो। गाड़ी चला रहे हो और लाइसेंस है नहीं आपके पास, ड्राइविंग सीखी नहीं, नियम जानते नहीं है, गाड़ी चलाना शुरू। यही सब हमारे अध्यात्म में भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। किसी ने बोला सत्संग चले जाओ, मंत्र ले लिया, यम नियम मालूम नहीं है, शुरू कर दिया, इफेक्ट पड़ता है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं पड़, लेकिन प्रॉपर करना चाहिए। बुद्धि किस लिए दी है? जो भी काम करें उसको प्रॉपरली करें। जो भी कुछ हम काम करते हैं उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपरली और इम्प्रॉपरली। जैसे भोजन खाते हैं हम, आप सात्विक भोजन खा रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भोजन करने का तरीका क्या है, खाना कैसे खाया जाता है? अगर ये नहीं पता तो सात्विक भोजन भी आपको विष बन जाएगा अंदर जाके। अभी लोग भोजन कैसे खाते हैं? खाना रखा है, सामने टीवी चल रहा है, साथ में मोबाइल चल रहा है, इधर खाना खा रहे हैं। ये खाना खाने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। इससे आपका भोजन पचेगा नहीं, आम बनेगा। आम एक ऐसा पदार्थ है जो सब रोगों का मूल है। वो आम जो है वो एक चिकना पदार्थ हमारे शरीर में बनता है जो बॉडी में बहुत प्रकार के रोग पैदा करता है। इनडाइजेशन बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जिस किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन है उसको आम बनेगा। ये तो फिजिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेंटल लेवल पर भी अग्नि होनी चाहिए आपकी मजबूत, पचाने के लिए। कई बार आप किसी सत्संग में जाते हैं, लेक्चर में जाते हैं, आपको बाहर निकल के बोलते हैं बहुत अच्छा लेक्चर था पर हजम नहीं हुआ। मेंटल लेवल पर भी आपको हजम करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ भी आम बनेगा। और वो जो आम है आपकी बुद्धि को वो दूषित करता है। बुद्धि हमारी क्यों काम नहीं करती है? क्योंकि ये आम जो है बुद्धि को दूषित कर देता है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में रजोगुण तमोगुण भी कहते हैं। तो इसलिए जो है आयुर्वेद एक ऐसी नॉलेज है जो हमें हर लेवल पर, अब चित्त के अंदर जो भी संस्कार पड़े, चित्त में तो पिछले जन्म के संस्कार भी हैं। पिछले जन्म में भी आपने कुछ अगर ऐसे काम किए हैं और वो प्रोग्राम एक दिन एक्टिव हो जाए आपका, तो आपका कंट्रोल कैसे करेंगे वो? इसलिए हमारे यहाँ मंत्र जप जो दिया जाता है, गुरु द्वारा दिया जाता है, उसका मंत्र का जप करना चाहिए। नाम का हर जगह जो वर्णन है, किसी भी आप ग्रंथ में देखें, सब जगह नाम का महिमा है, शब्द का महिमा है। लेकिन अभी क्या होता है कि लोग जब मंत्र जप भी करते हैं तो भी माइंड कहीं और चल रहा होता है उनका। इधर मन में मंत्र चल रहा है कुछ, और उधर कुछ और भी विचार चल रहा है। तो उससे फिर नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको अपने मन को ही उसमें लगाना पड़ेगा। ये मैं कोई आपको अध्यात्म की बात नहीं बता रहा हूँ, ये आयुर्वेद की बात है। इसलिए मैंने कहा अध्यात्म और आयुर्वेद एक ही है। हमारे यहाँ पर जो है एक चीज़ और मैंने बोला, अहंकार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। तो अहंकार का भी इलाज बताया है। हमारे यहाँ लिखा है अहंकार से भी बीमारी होती है, चित्त के कारण भी बीमारी होती है, बुद्धि के दुरुपयोग से भी बीमारी होती है, और मन को अगर आप नियंत्रित ना करें तो भी बीमारी होती है। और आज पूरे विश्व में ये लोग मान रहे हैं कि द कॉज ऑफ डिजीज इज नॉट प्राइमरीली इन द बॉडी। बॉडी तो केवल मैनिफेस्टिंग एरिया है, ये तो सूक्ष्म लेवल से बीमारी आती है। और श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से पहले ही वर्णन किया है, जैसा मैं सुन रहा हूँ, कि मन को आपको जो है शुद्ध करना पड़ेगा, सूक्ष्म को शुद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए भोजन की बात की है, इसीलिए मंत्र की बात की है, इसीलिए हम जो है इसके जो आयुर्वेद में जो भी हम बात करते हैं जब, तो हम हर लेवल पर हम समझाते हैं। अहंकार जो है उसको जो है आजकल हम समझते नहीं हैं। अहंकार हमारे इस पूरे सिस्टम में वो अंग है जो हमें आइडेंटिटी दिलाता है, जो हमें आई की फीलिंग दिलाता है, मैं। लेकिन ये मैं कौन है? अगर इस मैं को मैं शरीर में रख दूंगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बीमारी शुरू हो जाएगी। फिर तो मैं सोचूंगा कि मैं तो बहुत फेमस डॉक्टर हूं, आप कौन हो? मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं। लेकिन ये जो मैं है आइडेंटिटी वो आत्मा की है।
तो जब मुझे यह एहसास होता है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर अहंकार आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप भी आत्मा हैं। एक पेड़ की, ये जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी आत्मा है, जीव जंतुओं में भी आत्मा है। तभी तो वहाँ लिखा है ना कि सभी को एग्जिस्ट करना है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सब अपना अपना जो है यहाँ पर शरीर लेकर के टेम्परेरी कुछ समय के लिए आए हैं, इसलिए सबको जीने का अधिकार है। यही धर्म का असली मतलब होता है। धर्म का मतलब ये नहीं कि रोज़ आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे वहाँ जाके मत्था टेकें। धर्मो रक्षति रक्षत। धर्म वो है जो अपनी रक्षा करवाए और दूसरों की भी रक्षा कराए। यही ठाकुर जी ने जो है हमें पढ़ाया, यही बताया, इसी का जो है हम लोग आचरण करते हैं। तो इसलिए मुझे तो बार बार जितना मैं समझ रहा हूँ, मैं पहले पांडा जी ने मुझे पिछले 3-4 साल से वो बार बार कह रहे थे कि आप इस प्रोग्राम में आइए। मैं किसी कारण से नहीं आ सका, क्योंकि जब भी वो बुलाते थे मैं विदेश में होता था। अब की बार हमने 6 महीने पहले डिसाइड किया कि मैं 14 सितंबर को फ्री रखूँगा और मैं आऊँगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ वापस कहीं से जो है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ सुन रहा हूँ मैं इन्हीं के बारे में बात करता हूँ। और केवल यहाँ भारत में नहीं, मैं लगभग 50 देशों में जाता हूँ और वहाँ जा कर के मैं यही चीज़ें बताता हूँ। और आपको जान कर के बड़ी खुशी होगी कि आज भारत से ज़्यादा विदेशों के अंदर इस ज्ञान के भूखे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने वो सब देख लिया। जिधर हम अभी जा रहे हैं वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। अगर कहीं मिलें रास्ते में तो पूछना कि वापस क्यों आ रहे हो आप, तो आपको बताएंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। ख़ास तौर से युवा वर्ग से मैं कहना चाहूँगा, उधर कुछ नहीं है। जो हमारे ये संस्कृति है, जो हमारा ये जो पूरा ज्ञान है, ये किसी के पास नहीं है। ये हमारी एक ऐसी दौलत है, ऐसा धन है कि इसको हमें जो है बड़े ध्यान से समझना है और इसको रखना है। और अंत में मैं यही कहूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं, वैसे तो इस पर बोलते चले जाएंगे। अंत में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अहंकार की हमने बात की। अहंकार को कैसे ठीक करना है, उसको आत्मा में रख दो तो सारा झगड़ा ही खत्म है, क्योंकि आत्मा तो बड़ी छोटी हो नहीं सकती। एक ही शक्ति है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो आपके चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि उनकी आत्मा हमसे बड़ी है। एक ही शक्ति है। एक जो है जीव के अंदर भी वही है, एक पेड़ के अंदर भी वही शक्ति है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। मन का जो है विशेष अगर कंट्रोल करना है तो मन के लिए, वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सात्विक हमें बनना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रहे, केवल भोजन खाने वाला नहीं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। केवल आप 4 सप्ताह अगर सात्विक थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर चेंज आ जाता है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सत्संग का यही मतलब होता है। सत्संग का मतलब सत्य के संग में जो रहे, अच्छे ज्ञान के संग में रहे। आजकल सत्संग हम करते नहीं हैं। आजकल हमारा सत्संग कहाँ है, जहाँ लोग गलत काम कर रहे हैं या उनके साथ हमारा संग है, उसको सत्संग तो नहीं कहेंगे, कुसंग कहेंगे उसको। तो जैसा हमारा संग होगा वैसे ही हमारे विचार होंगे। तो मन के लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे सिंपल तरीका है मन को नियंत्रण करने का कि सुबह आप उठ करके थोड़ा सा प्राणायाम भी करें। जो भी आप अपना मंत्र जप करते हैं, ब्रीदिंग से मन बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। जितना डीप ब्रीदिंग आप करेंगे, इसीलिए जो हमारा योग जो पतंजलि जी ने बनाया उसमें यम नियम आसन, आसन का क्या पर्पज़ था? केवल इतना ही पर्पज़ था, स्थिरम सुखम आसनम, ताकि आप स्थिर हो करके और बैठ सकें। अभी क्या करते हैं, जब हम बैठते हैं मंत्र के लिए तो कई बार इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर झुक रहे हैं, क्योंकि स्थिर बैठ नहीं पाते हैं और कंफर्टेबल नहीं होते हैं। फिर उसके बाद प्राणायाम उन्होंने बनाया। तो प्राणायाम केवल मन के नियंत्रण के लिए, सूक्ष्म लेवल पर जब ऑक्सीजन जाएगी, प्राण शक्ति जाएगी, मन को शुद्ध करेगी वो। लेकिन यही नहीं, इससे आगे के जो 4 हिस्से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत गजब की चीज़ है। एक्सरसाइज है वो भी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई हाथ रखेगा तो लाइट जलेगी तब आपको आएगा, प्रैक्टिस से आता है। प्रत्याहार में आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को आंतरिक ले जाते हैं। धारणा में आप कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उसके कुछ एक्सरसाइज हैं। फिर आप ध्यान में बैठ सकते हैं, और एक बार ध्यान लगा ठाकुर जी से तो समाधि में चले जाएंगे। फिर तो आनंद ही आनंद है। उसके बाद क्या है?
और वो जो आनंद है वो वही स्वस्थ है। जो स्वस्थ का परिभाषा हमने शुरू में बोला, स्वयं में स्थापित। जब मैं आत्मा में स्थापित हो जाऊंगा तो फिर मैं ना तो मैं मरूंगा कभी, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, आनंद है, प्रीति है, आत्मा के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर आज आपको पता चल जाए कि मैं कभी मरूंगा नहीं तो अच्छी बात है ना, खुश होंगे कि नहीं? मैं ना मैं कभी मरूंगा, ना मैं कभी बूढ़ा होऊंगा, ना कोई बीमारी आएगी। और यही आयुर्वेद का जो है निचोड़ है। आयुर्वेद हमें उस लेवल तक ले जाता है कि जहां आप अपने आप में स्थापित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थापित हो जाते हैं। फिर आप शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जो गाड़ी, जब आप ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो स्टीयरिंग क्या है? वो मन है, बाकी सिस्टम बॉडी है, इंद्रियां हैं, वो वहीं से बैठ के सारा कंट्रोल कर सकता है। आजकल तो देखा होगा आपने, लाइट भी जल जाती है, दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। और एरोप्लेन का अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़ा होता है, उसमें तो बहुत सारे फंक्शन हैं। एक छोटी सी सीट पर बैठ करके पूरा पायलट उसको संभालता है। तो आयुर्वेद जो है हमें इसी के बारे में बताता है। आत्मा का भोजन क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। अभी आपने थोड़ा सुना, मैं तो सरल भाषा में बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता, मैं सरल भाषा में, क्योंकि आम लोगों को समझ आता है। आत्मा का भोजन जो है वो समोसा नहीं है, न रसगुल्ला है। आत्मा का भोजन है प्रीति। हम सबको प्यार चाहिए, लेकिन प्यार क्या होता है ये हमें मालूम नहीं है। प्यार होता है किसी का दुख दूर करना, प्यार होता है सत्य के साथ रहना, सत्संग करना, प्यार होता है नॉन वायलेंस। निरामिष भोजन की क्यों हम बात करते हैं? नॉन वायलेंस। हम क्यों किसी दूसरे जानवर की हत्या करें अपने लिए? तो ये सब आत्मा का भोजन है। इससे आत्मा प्रसन्न रहती है, आत्मा खुश रहती है। तो अगर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, सेवा करेंगे, दूसरे लोगों की, सबको जीने का अधिकार देंगे, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करेंगे, सत्य बोलेंगे, तो आत्मा प्रसन्न रहेगी। आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए। इसी को प्यार कहते हैं। और सबसे अच्छी जो परिभाषा प्यार की है कि जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहें लेकिन आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। और मैं समझता हूँ कि यही हमारे ठाकुर जी की जो है सीख है कि आप दीजिए, दूसरों के लिए कीजिए, उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं। इसलिए नहीं कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ इसलिए मैं कुछ कर रहा हूँ। आजकल का प्यार इसी पर आधारित है, आई लव यू बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। तो वो प्यार नहीं है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं? आई हैव फॉलन इन लव। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, आई हैव फॉलन इन लव। यू कैन नेवर फॉल इन लव, इन लव यू कैन ओनली राइज। प्यार में कोई गिरता नहीं है नीचे, लेकिन आजकल गिरते हैं लोग, और लिटरली वो कहते हैं आई फॉलन, क्योंकि हम आत्मा से शरीर में नीचे गिरते हैं और शरीर में प्यार कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए वो प्यार प्यार नहीं होता, वो थोड़े दिन रहता है, कुछ दिन के बाद ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप शब्द भी बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल। तो वो क्या कैसे हो सकता है? प्यार तो कहते हैं वो तो एटर्नल है, प्यार तो कभी गिर ही नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता। तो इसलिए क्योंकि हम प्यार को समझते नहीं है। 10 साल तक आप कहते रहेंगे रोज आई लव यू, आई लव यू, एक दिन कहते हैं आई हेट यू। पहले कहते थे आई कैनॉट लिव विदाउट यू, फिर कहते हैं आई कांट लिव विद यू। यही चल रहा है आजकल। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम श्री श्री ठाकुर जी का जो नॉलेज है, ये पूरा ऐसा नॉलेज है, सिंपल है, कठिन नहीं है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? एक एक स्टेप हमको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप जो है बिल्कुल इसके पारंगत हो जाएंगे, एक दिन में एक्सपर्ट बन, ऐसा नहीं होता है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन एक एक स्टेप लो, छोटा छोटा लो। एक चीज़ छोड़ो पहले, फिर दूसरी चीज़ छोड़ो, हो जाएगा। एक दिन एकदम से नहीं होता, एकदम इतना शक्ति किसी में नहीं होती कि सब कुछ एकदम से छोड़ छाड़ करके वो कर दे। वो कुछ महान आत्माएं होती है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो हम आम लोग हैं, हमको सबसे पहले अपना भोजन देखो, भोजन में हम क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करो। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, लोग जब आते हैं तो हम उनको, कई लोग ऐसे मरीज होते हैं कि उनका कारण ही भोजन में है। जैसे लोगों को खारिश होती है, खुजली होती है। एक प्रोफेसर मेरे पास आई
प्रोफेसर थी, प्रोफेसर तो इंटेलिजेंट होते हैं, तो मैंने सोचा ये तो बुद्धि इसके पास है, पीएचडी भी है, पीएचडी लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसको 10 साल से एक्जिमा हो रहा था, एक्जिमा, खुजली, खारिश। वो कहती है मुझे बहुत आग लगती है, शरीर में जलन होती है। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा मैं कि आप तो प्रोफेसर हैं, अगर आपको बॉडी में ये जलन हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? तो उन्होंने कहा मेरे बॉडी में हीट बढ़ गया। मैंने कहा ठीक है, बहुत, यू आर रियली ए प्रोफेसर, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपको कम से कम इतना मालूम है। तो हम क्या करते हैं कंसल्टेशन में, हम फिर पूछते हैं अच्छा सुबह क्या खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं। जब हमने उनका पूरा हिस्ट्री लिया तो उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम वो 6-7 बार चाय पीते हैं, क्योंकि प्रोफेसर है ना, हर पीरियड के बाद स्टाफ रूम में आए, एक चाय पी लिया। तो मैंने कहा चाय तो गर्मी करती है, और ख़ासतौर से हमारा देश तो गर्म देश है। मुझे वैसे अभी तक पता नहीं है चाय पीते क्यों हैं लोग, अभी तक मैं इसमें काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ कि चाय क्यों पीते हैं लोग इतना यहाँ पर। चाय से बहुत बीमारियाँ होती हैं, बाहर 45 डिग्री है और गरम गरम चाय पी रहे हैं लोग। हमारे यहाँ ऋतुचर्या लिखा है, ऋतुचर्या बहुत सुंदर एक वर्णन है कि कौन से ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका पालन करें। दिनचर्या लिखा है, डेली रूटीन लिखा है। एनीवे, तो प्रोफेसर से मैंने कहा कि मैडम ये तो चाय तो आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर में तो पहले ही आग लग रही है, जलन हो रही है काफ़ी। तो प्रोफेसर कहती है मेरे को, कैन आई हैव 2 कप्स, 2 बार पी सकती हूँ, एक सुबह एक शाम। ये 2 वाली नहीं छुटती लोगों की, 4-5 से 2 पे आ जाते हैं, 2 नहीं छोड़ पाते लोग। तो मैंने उनको फिर दूसरे तरीके से समझाया कि मैडम आप इमेजिन करिए कि आपके घर में आग लगी है, तो आप मेरे से पूछ रहे हो कि क्या 2 बार मिट्टी का तेल डालूं? 5 बार नहीं डालूंगी, 2 बार डाल सकती हूँ, एक सुबह एक शाम। तो तब उसको समझ आया। कई बार समझाना पड़ता है लोगों को, ऐसे समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो बिल्कुल विकृत हो चुकी है। मन इतना हावी हो गया है, पूरा माफिया है, मन कंट्रोल करता है। जैसा भी आप जो है जो भी कर लो, मन की ही चलेगी अंत में। लोग 1 बजे सोते हैं। अभी आज भी कोई एक पेशेंट मेरे पास आई थी, कह रहे मैं रात को 1 या 2 बजे सोती हूँ। मैंने कहा क्या करते हो आप? कह रहे कुछ नहीं, ऐसे मोबाइल मोबाइल और टीवी। तो रात तो सोने के लिए बनाई है, सभी जानवर सो जाते हैं, ये वाला जानवर नहीं सोता है। तो जानवरों को क्यों नहीं कैंसर हो रहा है, जानवरों को क्यों नहीं डायबिटीज होती है? क्योंकि वो नियम से रहते हैं, नियम का पालन करते हैं। जैसा बनाया जो है वो घास नहीं खाएगा, उसका जो बनाया वैसी नेचर अपना फॉलो करते हैं। गाय कभी मीट नहीं खाएगी, ये जानवर सब कुछ खाएगा, जो मिल जाए खा लेगा इसको बिना सोचे समझे। तो इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन है, आज से एक प्रण करिए कि जो भी कुछ एक्शन करेंगे, चाहे भोजन है, लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा पहले बुद्धि को जगाइए, उससे पूछो कि ठीक है कि नहीं, कम से कम पूछो तो सही। कई बार क्या होता है, हम खा लेते हैं लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि गलत किया, वो भी एक अच्छी स्थिति है, लेकिन खाने के बाद रियलाइज ही नहीं हो रहा है, वो तो बहुत बुरी स्थिति है फिर। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है। और मैंने जैसा कहा कि मैं आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरी कहीं भी मेरी सेवाएं चाहिए पूरे सत्संग में, कहीं पर भी, तो आई वुड लाइक। और अगर आप आयुर्वेद का कुछ शुरू करना चाहते हैं अपने इस पूरे अभियान में, तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बात बहुत आवश्यक है और समझनी आवश्यक है। अगर हमें अध्यात्म करना है तो हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। एक विकृत मन से, विकृत शरीर से हम जो है अध्यात्म में नहीं जा सकते। एक बड़ा सुंदर श्लोक हमारे यहाँ आता है, धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। आपको धर्म का पालन करना है, अर्थ कमाना है, काम यानी कि एंजॉयमेंट करना है या मोक्ष प्राप्ति करनी है, इसका मूल क्या है? आरोग्य। आरोग्य आप अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ना आप धर्म का पालन कर सकते, ना आप जो है कुछ बिजनेस कर सकते हैं, अर्थ जिसको कहते हैं, ना एंजॉय कर सकते हैं और ना मोक्ष प्राप्ति। तो इसलिए आयुर्वेद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आयुर्वेद ही जीवन की शैली है और आयुर्वेद को हमें सबको अपनाना चाहिए। मैं अंत में हरिहर जी का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। पिछले 2-3 साल से मैं आपका निवेदन नहीं स्वीकार कर पाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी और आपके बारे में जानूंगा
और समझूंगा। अभी आप और कुछ पढ़ाई भी करूंगा, और मुझे लगता है कि ठाकुर जी से मुझे बहुत कुछ और मिलने वाला है, क्योंकि मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।